हेलो दोस्तों, जीके हरडी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही होगी। आज है 18 जुलाई और हम लोग बात करेंगे 18 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ हम लोग फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। आज का हमारा कोट है, ज़िंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज ही में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। पुरानी बातों से हमें सीखना है और अपने आज के लाइफ को सही करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोरोना के टीके को रखने के लिए पोर्टेबल मेडिकल रेफ्रिजरेशन डिवाइस किसने बनाया है? तो ये बनाया है ब्लैक फ्रॉग टेक्नोलॉजी कंपनी ने। ये है मेडिकल रेफ्रिजरेशन डिवाइस और ये डिवाइस है चार्जेबल डिवाइस है। इसके माध्यम से लोगों तक ये कोरोना की वैक्सीन घर घर पहुंचाया जा सकता है। एक्चुअली हुआ क्या है कि कोरोना वैक्सीन को हम ज़्यादा समय तक लंबे समय तक रख नहीं सकते हैं और वो जो बर्फ़ में इसको ठंडा चाहिए और टेम्परेचर चाहिए इसको 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में। अगर बर्फ़ में रखते हैं तो वो 0 के नीचे भी चला जाता है कई बार, तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए इसको बनाया गया और ये एक डिवाइस है जो पोर्टेबल है, ये चार्जिंग पे बेस्ड है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकें तो यहाँ पे चार्जिंग का सिंबल दिख रहा है और ये टेम्परेचर शो कर रहा है और यहाँ पे ये देखेंगे तो ट्रैकिंग भी शो कर रहा है कि ये कहाँ पे है, इसमें किस जगह पे है। तो ये इस माध्यम से ये गाँव तक लोगों तक पहुँच सकता है जहाँ पे कि लोग टीका लगवाने के लिए नहीं आ पा रहे हैं या जो बीमार हैं। ठीक है, और इसको बनाया है ब्लैक फ्रॉग कंपनी ने और इसका नाम क्या रखा है? इम्बोलियो, EMBOLIO। ठीक है, और इसमें क्या है कि इस बॉक्स में 30 से 50 वैक्सीन की शीशी को रखा जा सकता है। ठीक है, और इसको ये जो बनाने वाली कंपनी है ब्लैक फ्रॉग टेक्नोलॉजी, ये है कर्नाटक के मणिपाल में स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, IIT मंडी ने किसके साथ मिलकर आलू में लगने वाले ब्लाइट रोग को दूर करने के लिए एक कंप्यूटेशनल मॉडल बनाया है? तो ये किया है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर। अभी केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये है शिमला में है। ये आप देख रहे हैं इसका लोगो। ये 1949 में स्टैब्लिश हुआ था, देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आलू के साथ उसका पोटैटो का पत्ता भी लगाया गया है। तो इसमें है क्या कि आलू के पत्तों पे एक ब्लाइट रोग लग जाता है, यानी कि इन जैसे आलू का पत्ता है ना, तो यहाँ पे से सूखा सा पत्ते सूख जाते हैं, ऐसा लगता है झुलस गया है। इसको हिंदी में झुलसा रोग भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार ये झुलसा रोग का पता नहीं चलता कि झुलसा रोग ही है या कोई और है। तो इसका पिक्चर लेके पता चला, मोबाइल से इसका पिक्चर लेके पता कर सकते हैं कि ये झुलसा रोग है नहीं है, जिससे कि आप अपने खेतों में अच्छे से छिड़काव कर सकते हैं इन दवाओं का और आलू की खेती को बढ़ा सकते हैं। हालांकि पूरे भारत में तमिलनाडु और केरल को छोड़ के पूरे भारत में आलू की खेती होती है। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जानना कि ये झुलसा रोग को ख़त्म करने का तरीका क्या है। अगर इनको ख़त्म कर दिया तो आलू की पैदावार बढ़ जाएगी, अगर नहीं ख़त्म किया तो पूरे 1 हफ्ते में ही पूरे आलू की खेती को ही नष्ट कर देता है। हालांकि ये जो IIT मंडी ने जो कंप्यूटेशनल मॉडल बनाया है ये डीप लर्निंग बेस्ड है और अभी इसको हाल ही में प्लांट फेनोमिक्स पत्रिका में भी प्रत्याशित किया गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम अभी हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी में एमटेक करने का पहल किसने किया है? तो रक्षा प्रौद्योगिकी यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी में एमटेक कराने का प्रावधान किया है DRDO ने। अब ऐसा क्यों किया है? हालांकि अभी जो आजकल एमटेक चल रहे हैं, जहाँ से कि लड़के DRDO का एग्ज़ाम देकर DRDO में एडमिशन ले रहे हैं, बट उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं आ पा रही है, वो नॉलेज नहीं आ पा रहा है जो कि DRDO को रिक्वायर्ड है। उनको काफ़ी लंबे समय तक ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो DRDO ने AICTC के साथ मिलकर रक्षा प्रौद्योगिकी में एमटेक का प्रावधान किया है और इससे क्या होगा कि AICTC से जितने भी कॉलेज अप्रूव्ड हैं, चाहे वो IIT हो, NIT हो या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेज हों, हर जगह पे ये रक्षा प्रौद्योगिकी के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इसमें बेसिकली अभी 6 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे है कि पहला है कॉम्बैट टेक्नोलॉजी है, फिर एरोनॉटिक्स है, फिर नेवल एकेडमी वाला साइड है, फिर कम्युनिकेशन एंड सिस्टम एंड सेंसर है, फिर डायरेक्टेड एनर्जी है, फिर हाई एनर्जी मटेरियल है। जैसे क्षेत्र शामिल किए गए हैं इसमें। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभी हाल ही में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की योजना कौन से समूह ने तैयार की है? तो इसको तैयार किया है G7 ने। तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है क्या? एक्चुअली चाइना का एक योजना है BRI, इसको बोलते हैं बेल्ट रोड इनिशिएटिव परियोजना। अब चाइना क्या कर रहा है कि जो गरीब देश हैं या जिनके पास थोड़े पैसे की कमी है, उनके यहाँ जाके ये रोड बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिससे क्या है कि वहाँ के लोगों को ऋण में फंसा दे रहे हैं। तो ये इनका एक ऋण जाल है BRI। तो इसी को ध्यान में रखते हुए G7 ने इसका मुकाबला करने के लिए इन्होंने तैयार किया है B3W यानी बिल्ड बैक
बिल्ड बेटर वर्ल्ड, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, BBW। तो इसमें क्या करेंगे, ये पूरे देश में जो भी घाटा है या जो ऋण है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और उस देश को आर्थिक मदद देंगे जिससे कि वो ऊपर उठ सके। और इनका प्लान है BA3W का, ये 2035 तक जो $40 ट्रिलियन की कमी है जिससे कि रिक्वायर्ड है उसको पूरा किया जाए। अब बात रही G7 की, तो G7 में कुल 7 देश हैं। इसका जो स्थापना किया गया है 1975 में किया गया है। ये पिक्चर में आप देख सकते होंगे कि ये 7 देशों के जो फ्लैग हैं इसमें यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और अमेरिका है। अगर G7 में ही इंडिया को भी मिला दिया जाए तो वो बन जाता है G7 प्लस इंडिया इक्वल टू G20 बन जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा। अभी हाल ही में किसान सारथी मंच की शुरुआत किसने की है? तो किसान सारथी मंच की शुरुआत की है ICAR ने। अब ये ICAR है क्या? ICAR है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इन्होंने अभी अपना 93वां इस्टेब्लिशमेंट मनाया है, स्थापना दिवस मनाया है। इसको स्थापित किया गया था 1929 में। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने इस मंच की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा कि लोगों को, किसानों को एप्लीकेशन के माध्यम से उनकी ही भाषा में खेती करने के नई जानकारियाँ दी जाएंगी और उन्हें एक ऑप्शन भी दिया जाएगा कि वो एक्सपर्ट से बात कर सकें जिससे कि उनकी जो समस्याएँ हैं जो कि एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं है उससे भी पूछ सकें और इसका ग्रोथ कर सकें। हालांकि जो ICAR है, ICAR ये सिर्फ कृषि पे ही नहीं, ये बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान, कृषि इत्यादि अन्य क्षेत्रों में ये अपना मार्गदर्शन और प्रबंधन प्रोवाइड करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा की चिंता को रोकने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना का प्रारंभ किया है? तो भारत सरकार ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है ONORC। अब ये ONORC क्या है? ONORC है वन नेशन वन राशन कार्ड। समझ में आ गया होगा आपको। तो एक राष्ट्र है तो यहाँ पे एक ही राशन कार्ड चलेगा। अब इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि आप एक राशन कार्ड के साथ एक राशन कार्ड ही रख के आप किसी भी देश के किसी भी कोने पे आप वहाँ से राशन ले सकते हैं। जैसे जनरली होता क्या है, जैसे कि कई बार लोग दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पे नौकरी नहीं मिलने के कारण वो अपने गाँव या अपने क्षेत्र को छोड़कर बाहर चले जाते हैं जॉब करने के लिए। अब उनके हिस्से का जो अनाज है वो गाँव में तो आता है बट वो कोटेदार के पास ही रह जाता है और वो उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। अब इससे क्या होगा कि अब वो किसी भी राज्य में रहें, कहीं भी रहें, अपना राशन कार्ड दिखा के वहाँ से राशन अनाज ले सकते हैं। इससे क्या है, लोगों को भोजन का अधिकार भी मिल पाएगा और जो सब्सिडी दी जा रही है लोगों उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, और इसमें बस एक चीज़ करना है कि जो आपका आधार कार्ड है उसको राशन कार्ड से लिंक कर देना है। हालांकि वर्तमान में क्या है कि जो 32 राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं ये सारे लोगों ने इस योजना को मान लिया है और अपने यहाँ पे राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की योजना भी शुरू कर दी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में किस ने विदेशी कंपनियों के पेमेंट कार्ड पर प्रतिबंध लगाया है? तो भुगतान कार्ड है, यहाँ पे भुगतान है, भुगतान। तो विदेशी कंपनियों के भुगतान कार्ड पर प्रतिबंध लगाया है RBI ने। RBI ने ऐसा क्यों किया है? ऐसा किया इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडियन कार्ड ही अधिक से अधिक डेवलप हो और जो भी डेटा हम बैंक के माध्यम से रख रहे हैं वो सब इंडिया में हो। अगर बाहरी कंपनी का कार्ड लोग रखने लगेंगे तो इनका सारा डेटा बाहर जाएगा और यहाँ पे कोई डेटा रह नहीं पाएगा। तो इससे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कितने लेन देन हुए, क्या हुआ और ये सारी चीज़ें हैं। और वो जो तीनों कंपनियाँ हैं वो हैं फर्मो मास्टर्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब हैं। अब बात रही RBI की, तो RBI के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1 अप्रैल को 1935 में ब्रिटिशर्स राज के द्वारा ही किया गया था इसको। ये रहा हमारा RBI का लोगो। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? अब ये किया है रक्षा मंत्रालय ने। और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इनके अंडर में ये लॉन्च किया गया है। अब ये है क्या?
शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन। इसमें क्या है कि लोगों को ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी कि वो कहीं से भी अपना शिकायत कर सकें, और उस शिकायत के साथ साथ ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो क्या करेगी, जो भी शिकायत करने वाले हैं उस जगह का भी लोकेशन ट्रैक करेगी, और वो पता करेगी कि ये लोकेशन सही है या गलत है। कई बार लोग फेक शिकायत करते हैं जो कि सही नहीं होता है, और उसमें सरकार का और बाकी सबका समय का काफ़ी लॉस होता है। ठीक है, अब बात रही रक्षा मंत्रालय की, तो रक्षा मंत्रालय में जो रक्षा मंत्री हैं हमारे वो राजनाथ सिंह हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके अंडर में आता है जैसे कि BRO आ गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, या भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और भी कुछ संस्थान हैं जो कि रक्षा मंत्रालय के अंदर में आते हैं। इसके बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था 12 अगस्त 1947 में। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा। भारत सरकार द्वारा संचालित उमंग एप्लीकेशन में मैप की सेवा को सक्षम बनाने के लिए किसने कार्य किया है? तो मैप, आप लोगों को पता होगा भारत ने एक उमंग एप्लीकेशन चलाया था, ठीक है ना। अभी इस एप्लीकेशन में इन्होंने मैप की भी सुविधा मुहैया करा दी है। इसको कराने वाले कौन है? MIET। अब MIET क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना मंत्रालय के द्वारा। अब ये मैप की सेवा उपलब्ध कराए हैं। उमंग ऐप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उमंग एप्लीकेशन ये डिजिटल इंडिया पहल के तहत शुरू किया गया था, और इसमें सरकार की ढेर सारी सेवाओं को दिखाया गया है, और इसमें जैसे कि हेल्थ हो गया, वित्त फाइनेंस की चीज़ें हो गई, शिक्षा मंत्रालय हो गया, आवास हो गया, ऊर्जा हो गया, कृषि हो गया, परिवहन हो गया, रोजगार हो गया, कौशल विकास की चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। इन सब तक सरकार की आसान पहुंच प्रदान करती है, जिससे कि वो नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग, मतलब उनके जो रहन सहन है, जो उनका जीवन है, उनको लोग सिंपल और अच्छा बना सकें। ठीक है, अब बात रही MIET की, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसको स्थापित किया गया था 1991 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और इसके जो हेड हैं वो देव सिंह जोसिंह चौहान हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अनाज ATM किस राज्य में लगाया गया है? तो भारत का जो पहला अनाज ATM है वो है हरियाणा में लगाया गया है। अब ये अनाज ATM पहले है क्या? अनाज ATM ये है कि अगर जैसे कि अभी वन नेशन वन राशन कार्ड है, ठीक है, अगर इसके तहत लोगों को अगर कहीं भी अनाज लेना हुआ तो उसमें काफ़ी धांधली हुई, काफ़ी भीड़ भाड़ होगा, ठीक है। तो उन्होंने अनाज ATM की एक व्यवस्था स्टार्ट कर दी है, जिससे कि क्या होगा कि आप जाइए वहाँ पे और इसमें अपना आधार नंबर डालिए, आधार कार्ड नंबर डालिए या राशन कार्ड नंबर डालिए, और आपके खाते में जितना भी राशन आता होगा वो राशन कार्ड आपके बैग में यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये राशन कार्ड डालने के लिए यहाँ पे कीबोर्ड दे रखा है, और इसको अभी स्टार्ट किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, ठीक है। और हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, धीरे धीरे ये आगे बढ़ जाएगा। इसमें क्या है, टच स्क्रीन और बायोमेट्रिक मेथड दिया गया है। ये 5 से 7 मिनट में 70 किलो तक अनाज वितरण कर देता है, ठीक है। और यह विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है, ठीक है। और ये अभी 3 तरह के अनाज दे रहे हैं, वो है चावल, बाजरा और गेहूं, ठीक है। अब इससे क्या है, फूड की कमी का भी निराकरण हो सकेगा और लोगों को आसानी से ये चीज़ें मिली जा सकेंगी। और आगे बढ़ते हैं, हमारा कल का क्वेश्चन था जो हमने पूछा था आपसे, किस बैंक ने पे और कॉन्टैक्ट सेवा लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है कोटक महिंद्रा ने। इन्होंने क्या किया है, अपने एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को सुविधा दी है कि आप कोटक महिंद्रा के कस्टमर होते हुए भी आप अन्य भुगतान कंपनियों को पेमेंट कर सकते हैं UPI के माध्यम से। UPI का फुल फॉर्म क्या है आप लोग बताइएगा, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं UPI के फुल फॉर्म को। चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा देश कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश बन गया है? इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो इसको डिटेल में दीजिएगा, और जिन्होंने किया है उस देश के प्रधानमंत्री और कैपिटल का नाम भी बताइएगा कमेंट में, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और इन सब के साथ अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमसे ज़रूर पूछेगा, हम सारे क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के लिए टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।